नमस्कार दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम के अंतर्गत जो है हमारा सेकंड पार्ट है मेजर ऑफ द नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम को मेजर करने के क्या क्या पैमाने हैं, कितने तरीके से हमको उसको मेजर करना है। इसके अंतर्गत जो है पहला है, जो कॉमनली जो है हम समझते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके पहले भी जो हमने पढ़ा है उसके अंतर्गत हमने देखा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या क्या है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम ये बोलते हैं कि इट इज़ मेजर द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन है उसका जो है वैल्यू को हम मेजर करते हैं। लेकिन वो फाइनल और गुड्स और सर्विस जो है वो कहाँ पर प्रोडक्शन होगा, उसका डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंतर्गत जो प्रोडक्शन होता है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी फाइनल गुड्स और सर्विस से एसोसिएटेड है और डोमेस्टिक इकोनॉमी से एसोसिएटेड है, उसको हम जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी एक जियोग्राफिकल वर्ड है, जो मतलब ये बताता है कि विद इन इंडिया के बाउंड्री में कोई इकोनॉमिक आउटपुट हो रहा है तो हम उसको जो है जीडीपी के अंतर्गत जो है काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ काउंट नहीं होगा, अगर कोई फॉरेन की एम्बेसी, सपोज दैट यूरोपियन यूनियन की, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है और वहाँ से कुछ इकोनॉमिक आउटपुट होता है, तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होता है। वहीं इंडिया की अगर एम्बेसी जो है अगर यूएसए में स्थित है और वहाँ से कुछ इकोनॉमिक आउटपुट्स वगैरह होते हैं, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट करते हैं। इससे और जो है इनलार्ज करके अगर हम लोग को नेशनल इनकम मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेज है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि ये जो एस्टिमेट टोटल वैल्यू यहाँ पे बात की गई है ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टर्न इन ए गिवन पीरियड बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन बाई कंट्री से रेसिडेंट। मतलब कंपनी के जो भी रेसिडेंट्स हैं किसी एसेट्स को ओन करते हैं। अब रेसिडेंट्स क्या है, हो सकता है इंडिया का कोई रेसिडेंट है, वो बाहर जाके कुछ इकोनॉमिक आउटपुट दे रहा है, तो उसके आउटपुट को अगर इंडिया के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो हम उसको जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जब जीडीपी की बात होती है तो जीडीपी में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रॉड, मतलब हमारे यहाँ पे से कोई विदेशी आदमी कमा करके जा रहा है, उस पैसे को हमारे इंडिया का आदमी कहीं विदेश से कमा करके आ रहा है, उस पैसे को अगर हम जो है एडजस्ट करते हैं तो उसके बाद आता है हमारा नेट फैक्टर इनकम। मतलब अगर 100 रुपया इंडियंस व्यक्ति कोई जो है फॉरेन में 100 रुपये कमा रहा है और कोई फॉरेन व्यक्ति इंडिया में आकर के 80 रुपये कमा रहा है, तो यहाँ पर जो है नेट फैक्टर इनकम जो है 20 रुपीज़ हो गया, 100 में से 80 माइनस हुआ। तो जीडीएनपी का मतलब हुआ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि जीडीपी में जब हम नेट फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं तो हमको बनता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। और इसमें जो है जीडीपी की बात की जाए तो 10 जीडीपी इज कंसर्न विद द बॉर्डर। जीडीपी क्या है, बॉर्डर विद इन इंडिया के टेरिटोरी को जो है कंसिडर करता है, जबकि जीएनपी जो है वो जो है नेशन को कंसर्न करता है, इंडिया पूरे होल जो है इंडिया और इंडिया के रेसिडेंट जो बाहर में अगर इनकम कर रहे हैं तो उनके भी कंसर्न को इसमें ऐड किया जाता है। जीडीपी से इन लार्ज फॉर्म में है जीएनपी, जो कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक पिक्चर को कंसिडर करता है। अब जब जीडीपी और जीएनपी में जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहे नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसमें से जब डिप्रेसिएशन को माइनस किया जाता है तब हमको जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब जीडीपी में से माइनस होता है और जब जीएनपी में से डिप्रेसिएशन माइनस होता है तो हम उसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद जब है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मतलब अगर जीडीपी को हम बोलें कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसमें ये बोला जाता है कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन ए डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री एंड मेजर इन ए ईयर, मतलब विथ इन 1 ईयर। अगर यहाँ पर जो है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है या अभी जो फाइनेंशियल 2026 और 27 चालू हो गया है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस जो है विथ इन डोमेस्टिक टेरिटोरी में प्रोड्यूस हुए हैं उसकी मार्केट वैल्यू को हम जो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। जीडीपी एट फैक्टर प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। किसी चीज़ को प्रोडक्शन के लिए सपोज दैट हमने एक मारुति कार बनाई, तो मारुति कार बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए जिस पे वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो, फिर जो है लेबर चाहिए जो कि उसमें काम करे, उत्पादन दे, पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे तो कैपिटल चाहिए, और साथ साथ जो है बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो ये जो है ये सब फैक्टर्स जब मिलेंगे तब हमारा जो है मारुति कार का प्रोडक्शन होगा। तो इस फैक्टर ऑफ कॉस्ट जो है, फैक्टर ऑफ कॉस्ट का मतलब हुआ ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसके पीछे जितना कॉस्ट लगा हुआ है उस कॉस्ट को जब अगर मेजर करते हैं तो ये हमारा आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इट इज़ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनकम, मतलब जो फैक्टर ऑफ कॉस्ट जो होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जितना भी कॉस्ट होता है, जितना भी अर्न किया जाता है, जितना भी इनकम जनरेट किया जाता है, उसको हम जो है इसमें ऐड करते हैं। तो फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
लैंड, लेबर और कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसका जो है मॉनेटरी वैल्यू जो होता है वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आता है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को अगर कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला जाए तो जीडीपी जो मार्केट वैल्यू थी, मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी निकाला गया था, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को एडजस्ट करने के बाद जो है हमारा जो आता है वो हम बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर जब नेशनल इनकम की बात की जाती है तो नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होता है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट के मतलब जब हम जो है डिप्रेसिएशन को माइनस करते हैं तब हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है। डिप्रेसिएशन क्या होता है, इसके पहले भी हमने एक बार समझा था, फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि जो भी हमारे जो है फिक्स कैपिटल एसेट्स वगैरह होते हैं, मशीनरीज वगैरह होती हैं, उसका जो है लाइफ के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ डिप्रेसिएशन होता है, कुछ कुछ डिवेल्यूशन होता है, वियर टीयर होता है, वारंटी उसकी लैप्स हो जाती है। तो ओवरऑल जो है उसकी वैल्यू इन द सेंस मॉनेटरी वैल्यू जो है कुछ ना कुछ घटते जाती है। उस मॉनेटरी वैल्यू का जो है हम जो डिडक्शन जो है डिप्रेसिएशन के मामले के रूप में करते हैं। तो जब जो है हम ग्रॉस में से जो है डिप्रेसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा नेट मिलता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है हमारा नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो मार्केट प्राइस है नेट नेशनल प्रोडक्ट का, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को माइनस करने के बाद, यहाँ पे सब्सिडी ऐड होगी और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा, दोनों का जो है एडजस्टमेंट के बाद जो है जो मार्केट वैल्यू में से हम जो है एडजस्ट करते हैं तो हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल करके आता है यहाँ पे। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में ये हमको समझना पड़ेगा कि इसमें जो है नॉर्मल रेसिडेंट की बात की जाती है, इसमें सिटीजनशिप की बात नहीं की जाती है। ठीक है, जब भी नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं हम तो व्हाट मैटर इट इज़ रेसिडेंट स्टेटस एंड नॉट द सिटीजनशिप स्टेटस। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी कैलकुलेशन है और जीडीपी के बाद जो जीएनपी का कैलकुलेशन आता है वो रेसिडेंट बेस हो जाता है। ठीक है, फिर जीडीपी को जो है वो हम बेटर की मानते हैं। देखिए जीएनपी के थ्रू जो है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी पता चलती है हमारे देश के लोगों का, लेकिन जीडीपी क्यों ऐसा बोला जाता है कि बेटर मेजरमेंट जो है इंडिकेटर है, क्योंकि इससे जो है ना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो हमको इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इंडिया के जियोग्राफिकल में कितना इकोनॉमिक आउटपुट हो रहा है, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, वो हमको जीडीपी के माध्यम से पता चलता है। तो इसलिए जो है जीडीपी को बेटर मेजरमेंट जो है इंडिकेटर के रूप में माना जाता है कंपेयर देन जीएनपी के। जीडीपी को जब मेजर करते हैं हम तो उससे हमको ये पता चलता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब जो है देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना ग्रोथ हो रहा है। तो इससे जो है जीडीपी का मतलब देश के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता चलता है। फिर इन्फ्लेशन इज़ मॉडरेट, इन्फ्लेशन को भी हम इससे मेजर करते हैं। टैक्स रेवेन्यू इज़ मोर, एक्सपोर्ट आर मोर, मतलब जैसे जैसे हम ये पता करते हैं कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जीडीपी बढ़ने के बाद जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट है। ये सब चीज़ें हम मेजर कर लेते हैं। जीएनपी से हमको क्या पता चलता है कि रिमिटेंस का जो है फ्लो वो पता चलता है। जीडीपी हमारा 100 रुपये है, जीएनपी अगर 120 रुपये हो गया तो हमको ये पता चलता है कि विदेशों से हमारे जो व्यक्ति, हमारे जो रेजिडेंट हैं वो एनआरआई बन करके इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में विदेश से पैसा लेके आ रहे हैं रेमिटेंस के रूप में, तो वो हमारे जीएनपी में इंक्लूड हो जा रहा है। हमारी जीडीपी अगर डाउन भी रहेगी लेकिन हम उसमें रेमिटेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है जीएनपी जो है वो बढ़कर दिखाएगा, या जीएनपी जो है हमारा चेंजेस नहीं होगा। अगर हमारा रेमिटेंस बढ़ता ही जा रहा है तो जीडीपी के कम होने के बावजूद भी जो है जीएनपी कम नहीं होगा। तो इस कारण से जो है अगर हमको जो है ग्रोथ को मेजर करना है, देश के अंदर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना ग्रो कर रही है, तो जीएनपी के कंपैरिजन में जीडीपी जो है वो बेटर मेजरमेंट यहाँ पे कर सकता है। फिर जो है रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी अगर हम समझना चाहें तो इसके लिए हमको जो है ये समझना है कि रियल क्या है और नॉमिनल क्या है। हम जो नॉर्मली जो मेजर करते हैं जैसे मॉनेटरी वैल्यू जो है, जैसे कि हमने एक यहाँ पे देखा कि फैक्टर कॉस्ट जो देखा, तो जो फैक्टर कॉस्ट इन द सेंस जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको जो है हम मॉनेटरी वैल्यू के रूप में निकालते हैं ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेशन करने के बाद, तो हमारा जो जीडीपी निकल के आता है वो नॉमिनल जीडीपी निकल के आता है। जो भी मॉनेटरी वैल्यू हुई वो हमारा जो है वो नॉमिनल जीडीपी हो जाता है। लेकिन जब नॉमिनल जीडीपी को हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, देश के अंदर जो है एक बेस प्राइस होता है या प्रीवियस ईयर जो प्राइस है उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली जो है इस ईयर के प्रोडक्शन को एडजस्ट किया जाता है, तब हमको निकल के आता है रियल जीडीपी। चाहे अगर जीएनपी को एडजस्ट करते हैं तो रियल जीएनपी। इसको समझा जाए तो रियल जीडीपी इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई एन इकोनॉमी इन ए ईयर गिवन ईयर। मतलब हम जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसको अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, खास करके जब हमारा बेस प्राइस होता है उसको हम कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं, जब उसके हिसाब से जब एडजस्ट किया जाता है तब हमको रियल जीडीपी मिलता है। रियल जीडीपी इज कंप्यूटेड यूजिंग द एक्सपेंडिचर अप्रोच टू द आउटपुट। जो हमारा एक्सपेंडिचर अप्रोच होता है जीडीपी की मेजर करने का, उसके अंतर्गत जो है हमको रियल जीडीपी कंप्यूट होता है। इसको फिर से एक एग्जाम्पल के मतलब से समझेंगे कि रियल जीडीपी का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे जो है ये सही हमको पिक्चर जो है मेजर करता है। सपोज दैट हमारा जो है
मारुति की कार है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है 1,00,000 रुपये। 2025 में जो है हमने 100 कार बनाया, तो हमारा जो प्रोडक्शन का जो है हमारा, अगर इसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं तो हमारी जीडीपी जो है 100 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए जो है हमारी जीडीपी हो गई। अब 2026 में हमने जो है 100 कार ही बनाया, लेकिन क्या है इस साल प्राइस बढ़ गया ड्यू टू इनपुट कॉस्ट हुआ, फैक्टर ऑफ कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हैं उनकी प्राइस बढ़ जाने की वजह से 100 कार हमने बनाया और एक कार का दाम जो है 120 मतलब 1,20,000 रुपये हो गया, 1.2 लाख रुपये हो गया। तो यहाँ पर जीडीपी जो है हमारी 1,20,00,000 रुपये जो है बढ़ के आएगी। हमारे अगर मॉनेटरी वैल्यू के रूप में अगर हम मेजर करेंगे तो हमको क्या जीडीपी दिखाएगा कि हमारी जीडीपी जो है 20% का ग्रोथ किया है। और हमारा क्या है, हम सोचेंगे कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जब उसको हम 2025 का जो है बेस ईयर जो था हमारा, अगर 1,00,000 के रेट से एडजस्ट करेंगे कि हमारा जो है 1,00,000 रुपये ही अगर हम मान लेते हैं उस कार का दाम, तो हमारी पता चलेगा कि हमारी जीडीपी कुछ भी नहीं बढ़ी है। 1 करोड़ का 1 करोड़, 100 लाख का 100 लाख ही है। तो इसमें क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि हमारा जो है जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो लगभग 0 है, रियल जीडीपी का ग्रोथ। और यहीं पर अगर किसी कारण से हम जो है प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं 120, जहां हम 100 कार बना रहे थे वहां 120 कार बनाने लगेंगे, तब हमारा पता चलेगा कि हमारा जीडीपी जो है 20% बन रहा है। तो हमको जो है अपनी जीडीपी का ग्रोथ अगर रियल टर्म में मेजर करना है तो हमको जो है इन्फ्लेशन से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो रियल जीडीपी है वो जब हमारा जो है जो करंट जीडीपी होता है उसको बेस ईयर से जब एडजस्ट करते हैं, बेस ईयर के प्राइस से जब एडजस्ट करते हैं तब हमको रियल जीडीपी मिलता है। तो ये जो बेस ईयर होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्राइसेस या बेस ईयर। तो जीडीपी, तो रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है, रियल जीडीपी एट बेस ईयर जो होता है वो एक्चुअल बेंचमार्क होता है जीडीपी को मेजर कर। नॉमिनल जीडीपी की बात की जाए तो ये क्या है, एक मार्केट वैल्यू है, करंट जो है मार्केट प्राइस प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। जैसे करंट मार्केट प्राइस 1,00,000 रुपये है और हमने जो है 100 क्वांटिटी मेजर किया, प्रोडक्शन किया, तो हमारा जो है ये जीडीपी हो गया 1 करोड़ रुपये। यही जो है मार्केट वैल्यू है नॉमिनल जीडीपी की। जो भी गुड्स और सर्विस जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं विद इन इंडिया इन ए फाइनेंशियल ईयर, दिस फाइनल वैल्यू चेंजेस एवरी ईयर ड्यू टू द टू रीजन। और ये जो फाइनल वैल्यू है 2 कारणों से जो है हर साल चेंज होती है। क्या कारण से, या तो एक तो प्राइस चेंज हो जाए या तो प्रोडक्शन चेंज हो जाए। जैसे चेंज इन एक्चुअल और फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। जो हमारी नॉमिनल जीडीपी कब चेंज दिखेगी, वो हर साल चेंजेस दिखती है। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो क्या है कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ गया, हम 100 कार की बजाय जो है 120 कार बनाने लगे, हो सकता है 130 कार बनाने लगे, तो हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ गया। तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर प्राइस कांस्टेंट भी रह गया, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ के दिखाएगी। किसी कारण से हमारा प्रोडक्शन जो है स्टेगनेंट है, वो नहीं बढ़ रहा है, तो चेंजेस इन द प्राइस के चेंज होने की वजह से भी जो है हमारा जीडीपी बढ़ के दिखेगा। अगर प्राइजेस हमारा 1,00,000 की जगह 1,20,000 रुपये हो गया तो भी हमारी जीडीपी जो है 20% बढ़ कर दिखाएगी, अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं भी बढ़ता है तो। नॉमिनल जीडीपी जो है किस कंडीशन में हमारा बढ़ता है, तो 2 कंडीशन में, या तो चेंजेस इन प्राइस इन द प्रोडक्शन, और या फिर जो है एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विसेज का वो बढ़ गया है तब। जो सेकंड एस्पेक्ट्स है ये हमको जो है ये जो चेंजेस इन प्राइस है वो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी में हमारी महंगाई बढ़ रही है, तो उसके इफेक्ट के चलते जो है हमारा जीडीपी जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो रियल चेंजेस हमको इकोनॉमी में दिखना है, इन्वेस्टमेंट में दिखना है, तो वो हमको सिनेरियो 1 से पता चलता है कि फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस एक्चुअली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड से केवल हमको इन्फ्लेशन पता चलता है, सेकंड जो चेंजेस इन प्राइस है इन्फ्लेशन पता चलता है। इसलिए जो है इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है उसको डिस्काउंट किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के समय माइनस किया जाता है टू कंप्यूट जीडीपी इन रियल टर्म्स। मतलब जीडीपी रियल टर्म में जो है हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो ग्रो कर नहीं रही है कि नहीं कर रही है, वो हमको रियल टर्म में जानने के लिए जो चेंजेस ऑफ द प्राइस है उसको जो है डिस्काउंट करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। और इसी डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है उसके प्राइस राइज की वजह से जो है हमको जीडीपी बढ़ करके दिखता है। उसको अगर हम एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन से तो हम उसको जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। और यही एक्चुअल में इकोनॉमी मेजर करने का सही जो है इंडिकेटर है, सही इंडेक्स है, सही तरीका है। जीडीपी डिफ्लेटर की बात की जाए तो इसका जो है फार्मूला ये है कि नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से जब हम डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो है जीडीपी डिफ्लेटर मिलता है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज ए परसेंटेज जो हमको जीडीपी डिफ्लेटर मिलता है। और ये जीडीपी डिफ्लेटर है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। जैसे कि इकोनॉमी में हम इन्फ्लेशन जब हम पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। तो
मतलब इतने टेक्निक हैं, लेकिन अगर कंप्लीट पिक्चर मेजर करना है हमको इन्फ्लेशन का विद इन कंट्री, विद इन इकोनॉमी, तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी जो है ऑल फाइनल गुड्स और सर्विस जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको जो है हम इन्फ्लेशन के हिसाब से मेजर करते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है कि नॉमिनल जीडीपी इज़ नथिंग, मतलब नॉमिनल जीडीपी कुछ है नहीं। वो क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइस है। करंट प्राइस का मतलब जो मान लीजिए हमने 2026 में जितना भी प्रोडक्शन किया और उसका जो है मार्केट वैल्यू जो भी है, उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल कर क्या है। ये सुनने में नॉमिनल जीडीपी लग रहा है, लेकिन क्या है कि जो भी प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विस एक कंट्री का विद इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उसको हम जस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नॉमिनल जीडीपी आता है। रियल जीडीपी की बात आती है कि जब हम जीडीपी को जो है बेस ईयर के प्राइस से, जो हमारा प्रोडक्शन है इस साल का, बेस ईयर के प्राइस के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्शन आपका 2026 का काउंट होगा, प्रोडक्शन जो है आपका 2026 का काउंट होगा, और कॉस्ट कौन सा काउंट होगा? जो भी बेस ईयर है। मान लीजिए 2022 आपका बेस ईयर है, तो 2022 के बेस ईयर के प्राइस और प्रोडक्शन के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है रियल जीडीपी निकल करके आएगा। यहीं पे हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं। तो द रियल जीडीपी इंडिकेट्स चेंजेस इन आउटपुट। यहाँ पर हमको चेंजेस इन आउटपुट पता चलता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि हमको भी चेंजेस आउटपुट हो चाहे ना, वो पता नहीं चलता, बस जीडीपी पता चलता है। इसलिए जो है रियल जीडीपी इज़ कंसिडर्ड एज ए बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज कम्पेयर टू द नॉमिनल जीडीपी। हमने जब इसमें डिस्कशन कर रहे हैं तो बार बार ये आया था कि बेस ईयर, जैसे एग्जांपल में मैंने लिया 2022 का बेस ईयर, ठीक है। तो ये बेस ईयर क्या होता है? तो जीडीपी एट करंट प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू बेस ईयर प्राइस टू मेजर द रियल इंक्रीज इन द जीडीपी और रियल जीडीपी। तो एक बेस ईयर जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपने वेरियस इकोनॉमिक्स जो है मेजरमेंट के तरीके से, सर्वे के द्वारा जो है एक सर्वे, मतलब उसको एक फिक्स करती है जीडीपी का बेस ईयर। जैसे कि अभी जो है गवर्नमेंट में, जैसे इसमें 2011-12 दिया हुआ है, ये अभी जो है चूँकि ये ओल्ड मतलब 1 साल पुरानी बुक है, नए मतलब डाटा के हिसाब से 2022 जो है हमारा बेस ईयर है। तो 2022 जो है बेस ईयर के हिसाब से जो है प्राइस को और करंट ईयर के प्रोडक्शन को जब हम करते हैं तो उसके हिसाब से बेस ईयर के हिसाब से हमारा जीडीपी जो है दिखता है। तो बेस ईयर जो है टाइम पे रिवाइज किया जाता है। रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने 2022 को जो है अपना बेस ईयर माना है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो बेस ईयर इज़ नॉर्मल ईयर टू डिवाइड प्राइस। और जो बेस ईयर चूज़ करने का सबसे तरीका यही होता है कि जिस साल जो है सबसे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहती है, कोई मेजर फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो उस ईयर को बेस ईयर के रूप में गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है और उसी के हिसाब से प्राइस को एडजस्ट करती है। फिर बात आती है कि जीडीपी डिफ्लेटर को क्यों प्रीफर किया जाता है। ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर को जो रियल जीडीपी के कंप्यूटेशन में क्यों कंपेयर किया जाता है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से? क्यों बेटर मेजरमेंट है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो मेजर करते हैं उसके कंपेरिजन में। जो चूँकि जीडीपी डिफ्लेटर कवर द इंटायर रेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। मतलब एक इकोनॉमी के अंतर्गत जो विद इन फाइनेंशियल ईयर जो है जितना इंटायर रेंज ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है उसको जो है जीडीपी डिफ्लेटर जो है कवर। और वहीं पर जब हम जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये लिमिटेड कमोडिटी ऑफ बास्केट्स होता है। लिमिटेड कमोडिटी का मतलब जो है, सपोज एग्जाम्पल के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स में 300 आइटम होंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो हो सकता है 400 आइटम होंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स में किसी में सर्विस नहीं है, किसी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, किसी में माइनिंग नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है, तो होलसेल इकोनॉमी का जो है मेजरमेंट जो है इन्फ्लेशन को लेकर के ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में नहीं होता है। तो इसलिए जो है जीडीपी डिफ्लेटर जो है मोर कॉम्प्रहेंसिव मेजर जो है वो हमको इंडिकेट करता है। सीपीआई जो है वो क्यों नहीं प्रीफर किया जा सकता है? क्योंकि ऑल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिटेल कंज्यूमर। अब जितना भी इकोनॉमी में जो है गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस होता है वो कंज्यूमर के द्वारा जो है ज़रूरी नहीं है कि वो इंटायरली कंज्यूम किया जा सके, ठीक है, पहला चीज़। फिर इट असाइंड फिक्स प्रोपोर्शन टू द गुड्स इन द इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक वेटेज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कंजम्पशन। और ये क्या है कि ये एक वेटेड असाइनमेंट होता है, जिससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट्स ऑफ कमोडिटी होता है उसको जो है वेट असाइन किया जाता है और वेट के हिसाब से जो है उसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डायनेमिज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ, और जो जीडीपी में है वो डायनामिज्म है। जिस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ उसके हिसाब से उसका इन्फ्लेशन अगर हुआ बढ़ा तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो डायनामिज्म जो है यहाँ पे नहीं होता है। इम्पोर्टेड जो है कंजम्पशन गुड्स आर आल्सो काउंटेड इन जीसीपीआई। और जो इम्पोर्टेड गुड्स वगैरह, अगर इंडिया में महंगाई अगर बढ़ा हुआ है, इम्पोर्टेड गुड्स अगर आ रहा है, विदेशों से सामान आ रहा है और वो सस्ता है, तो क्या होगा, वो सीपीआई में मेजर किया जाएगा और वो जो है मेजरमेंट जो है वो सीपीआई को एक्चुअल में जो है कम शो करेगा। सीपीआई जो कंज्यूमर बेस्ड जो इन्फ्लेशन होता है वो हमको कम मेजरमेंट करेगा। तो इसलिए सीपीआई जो है वो प्रीफर्ड नहीं किया जाता। डब्ल्यूपीआई को क्यों नहीं प्रीफर किया जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स को? तो सर्विस जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो है वो कंसीडर नहीं करता है। जो कि जीडीपी का जो है हमारा कंट्रीब्यूशन, जब हमने देखा था कि हमारा जो है प्राइमरी सेक्टर है, फिर इंडस्ट्रियल एरिया है
और जो है सर्विस सेक्टर है। 3 सेक्टर में हमारा इकोनॉमी बटा हुआ है। प्राइमरी सेक्टर से हमारा लगभग 15% आता है, सर्विस सेक्टर से हमारा जो है लगभग जो है 50% जो है इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन होता है, और रिमेनिंग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। तो इसमें जो है 50% जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से हो रहा है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसको मेजर ही नहीं करता है, उसको कंसिडर ही नहीं करता है। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इंटरमीडिएट होलसेल प्राइस जो है उसको जो है कंसीडर करता है, एंड नॉट द फाइनल मार्केट प्राइस। जो होलसेल होता है वो क्या है, इंटरमीडिएट जो है वो होलसेल प्राइस को कंसीडर करता है, मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। तो इसमें भी जो है इन्फ्लेशन का जो है एक तरीके से जो है डायलेमा होता है, विरोधाभास होता है। इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों के जो है अगेंस्ट में जो है जीडीपी डिफ्लेटर को जो है वो प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी को हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है। मान लीजिए एक बकेट है, ये 20 लीटर का बकेट है, इसमें हम 18 लीटर रखते हैं, 15 लीटर रखते हैं, तो ये हमारी जो है एक्चुअल में अभी एट प्रेजेंट जो है 15 लीटर 18 लीटर जो है ये हमारी मतलब क्षमता के अनुरूप जो है उससे कम ही है। हमारी क्षमता कितनी है, 20 लीटर की है। उसी तरीके से जीडीपी में है हमारी, जैसे मान लीजिए हमारी हो सकता है जीडीपी का पोटेंशियल 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है, लेकिन हम क्या है अभी 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो है हमारी जीडीपी है। तो ये जो पोटेंशियल जीडीपी की बात होती है तो ये हमारी कैपेसिटी की बात करता है। और किस कंडीशन में, तो कंडीशन ये है कि जब पोटेंशियल जीडीपी जो है वो मेजर करता है या एस्टिमेट करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट। मतलब कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट, एक स्टडी इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने के साथ साथ जो है एक देश में, एक इकोनॉमी में जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ जो प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ जो आउटपुट होता है, उसके मेजर को हम क्या बोलते हैं, उसके कैलकुलेशन को हम बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। ये जो है मैक्सिमम जो क्षमता है किसी देश की उसको है जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी। और जो मैक्सिमम क्षमता जिसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल जीडीपी, और जो अभी एक्चुअल में जो हमारी जो जीडीपी हो रही है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद रियल जीडीपी, तो पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी गैप। जीडीपी गैप क्या है, जो पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी के गैप को हम बोलते हैं जीडीपी गैप। पोटेंशियल जीडीपी क्या है कि अगर हम देखें हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट एक इकोनॉमी में कितना हो सकता है, सस्टेन कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ एट टाइम एट कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी कब मिल सकता है हमको, किस कंडीशन में मिल सकता है, और फैक्टर क्या क्या है, द फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिटरमाइनिंग पोटेंशियल जीडीपी। तो फैक्टर पोटेंशियल जीडीपी को जो है डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स हैं, एक जो है सस्टेनेबिलिटी, मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वो कितना सस्टेनेबल है और कितना जो है हम उसको कंसिस्टेंटली कितने समय तक कर सकते हैं। तो पहला तो सस्टेनेबिलिटी है। दूसरा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या है कि जेंडर इनइक्वलिटी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट कम हो। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो है ये तीनों चीज़ें जो है वो कम से कम हो और न के बराबर हो। जेंडर इक्वल हो, एम्प्लॉयमेंट जो है फुल हो और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी ना हो। ठीक है, ये नहीं कि मतलब कोई पीएचडी किया हुआ है और वो है जो है प्यून के लिए अप्लाई कर रहा है और प्यून की सैलरी पा रहा है, तो वो क्या फुल एम्प्लॉयमेंट में आएगा, क्या नहीं आएगा, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। कोई हाई क्वालिफाइड पर्सन जो है अपने से लो क्वालिफाइड पोस्ट का जो है अगर होल्ड करता है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो वही फुल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। फिर टेक्नोलॉजिकल यूजेस और अपग्रेडेशन होना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए और स्टडी करेंसी होनी चाहिए। ये जो कंडीशन अगर मीट होते हैं तब हम जो बोल सकते हैं कि ये जो है हमारी पोटेंशियल जो है जीडीपी को जो है मतलब कंट्रीब्यूशन करेगा पॉजिटिवली। तो हम पोटेंशियल जीडीपी के पास हम नहीं पहुंच पाते हैं या धीरे धीरे ग्रेजुअली पहुंच रहे हैं, तो उसके क्या मेजर चैलेंजेस हैं जो हमको जो है पोटेंशियल जीडीपी को अचीव करने में जो है एक तरीके से रुकावट पैदा करते हैं। तो पहला क्या है कि इसमें जेंडर इनइक्विटी की बात की जाती है। जैसे हमारे 50% जो आबादी है, इस 100% में 50% महिलाएं हैं, तो उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, और है तो हम उसको किस वे में मेजर करते हैं। तो इसमें जो है जेंडर इक्वलिटी बूस्ट अगर हम जो देखा जाए कि अगर जेंडर की इक्वलिटी कर दिया जाए तो हमारी जीडीपी जो है वो 26% तक जो है वो बढ़ सकती है, पोटेंशियल जीडीपी के आसपास पहुँच सकती है। जीडीपी जो है हमारी पोटेंशियल जीडीपी 26% भी बढ़ जाएगी। फिर जब इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी एडजस्ट कर दिया जाए तो भी हमारी पोटेंशियल जीडीपी जो है वो बढ़ेगी। तो यूज ऑफ ओल्ड एज प्रोडक्शन मेथड टू प्रोड्यूस गुड्स, और ओल्ड एज जो है प्रोडक्शन मेथड जो है उसका यूज करके जो है प्रोडक्शन गुड्स अगर बढ़ाया जाए। फिर यूजर फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो अगर तैयार किया जाए जिससे कि ईजी एंट्री और एग्जिट पॉलिसी जो है कॉर्पोरेट्स वगैरह के लिए हो जाए। मतलब जो है इंडस्ट्री बेस्ड जो है फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर हम तैयार करते हैं जिसमें इंडस्ट्री का जो है एंट्री और एग्जिट जो है वो ईजी वे में हो जाए तो भी हमारी पोटेंशियल जीडीपी बढ़ सकती है। और ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इसलिए जो है मेजर चैलेंजेस पोटेंशियल जीडीपी को है।
एक रिपोर्ट के हिसाब से जो है ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द जीडीपी हैज़ बूस्टेड द पोटेंशियल जीडीपी ऑफ इंडिया बाई द परसेंटेज ऑफ 6.7%। इसका मतलब ये हुआ कि जब से जीएसटी जो है मतलब जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, इसने हमारे देश की पोटेंशियल जीडीपी को 6.7% तक बढ़ा दिया है। फिर ये भी बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंडिया की जीडीपी के जो पोटेंशियल जीडीपी को जो है वो और भी बढ़ा सकता है, एज प्रिडिक्टेड बाई नास्कॉम, जिसको बोलते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नास्कॉम के द्वारा जो है ये एक स्टडी में बताया गया है कि अगर हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है बहुत सही तरीके से अगर यूज करते हैं तो हमारी जीडीपी में भी जो है ये कंट्रीब्यूशन करेगा पॉजिटिवली, पोटेंशियल जीडीपी को बढ़ाएगा। अब फिर से एक बार हम इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं कि 8 मेजर्स जो हमने अभी डिस्कशन किया, चाहे एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम जो है वो क्या है। जैसे जैसे हमने डिस्कशन किया जीडीपी, जीएनपी, नेट, रियल, ये सब चीज़ों को समझते हैं एक बार फिर से रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम एसेंशियल के पर्सपेक्टिव से। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या था, तो ग्रॉस हमने पढ़ा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, मतलब जो भी हमारा जो है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो मार्केट प्राइस पे कितना है। फिर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है तो मार्केट प्राइस में से, जीडीपी के मार्केट प्राइस में से जब है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को एडजस्ट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं तो हमको जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पता चलता है। फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये होता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है उसमें से डिप्रेसिएशन को जब माइनस करते हैं तो हमको जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। जब हम जीडीपी में से डिप्रेसिएशन को माइनस करते हैं तब हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। और फिर उसी तरीके से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या मिलता है, तो जब हम जो है इसमें से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये है कि जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से जो है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को एडजस्ट करते हैं तो हमको जो है फैक्टर कॉस्ट मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। फिर जीएनपी मार्केट प्राइस क्या है, तो जीएनपी मार्केट प्राइस जो है जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का जो है उसको ऐड करते हैं जीडीपी में, जीडीपी के मार्केट प्राइस पे, तो हमको जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलता है। ठीक है। फिर जीएनपी एट फैक्टर प्राइस क्या है, तो जीएनपी एट फैक्टर प्राइस यही है कि जो जीएनपी हम मार्केट प्राइस पे जो कैलकुलेट किए हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी और नेट फैक्टर इनकम जो है वो अगर ऐड करते हैं तब हमको जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे मिलता है। मार्केट प्राइस से जब उसका एडजस्टमेंट होता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड को एडजस्ट करते हैं तब हमको जीएनपी मिलता है। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जो है डिप्रेसिएशन को जो है माइनस करना और नेट फैक्टर इनकम को ऐड करने के बाद जो है हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस जो है वो हमारा नेशनल इनकम है। ये कैसे मेजर करते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो मार्केट प्राइस, जीडीपी का जो मार्केट प्राइस है उसमें से डिप्रेसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट जीडीपी मिल गया और उसके बाद जो है नेट फैक्टर इनकम ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तब हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा जो कि हमारा नेशनल इनकम है। इसको ईजी समझने के लिए जो है इसमें सिंप्लीफाई किया गया है, जबकि ग्रॉस में से, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाए, उसमें से जब डिप्रेसिएशन को माइनस करते हैं तो हमको नेट मिलता है। ग्रॉस में से डिप्रेसिएशन को माइनस करते हैं तो हमको नेट मिलता है। और जब डोमेस्टिक, जो भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है नेट फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं तब हमको नेशनल प्रोडक्ट मिलता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। फिर जब मार्केट प्राइस की बात की जाती है तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाए और सब्सिडी को ऐड कर दिया जाए तो हमको क्या मिलता है, फैक्टर कॉस्ट मिलता है। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना, सब्सिडी को जोड़ना, हमको मिलेगा फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्राइस में जो है हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड अगर ऐड करते हैं तो हमको नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा और ग्रॉस में से डिप्रेसिएशन को माइनस करते हैं तो हमको नेट मिलेगा। तो ये हुआ हमारा जो 8 मेजर जो है, चाहे एग्रीगेट नेशनल इनकम को मेजर करने के जो इंडेक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कैसे डिराइव किए जाते हैं उसको समझने के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज करके आप सुनेंगे तो डेफिनेटली जो है बुक लेकर के अगर सामने बैठ जाएंगे और इस वीडियो को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप किसी कारण से इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट में जरूर इसमें आप पूछ सकते हैं। अदर वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम को अगर हम समझा जाए कि नेशनल इनकम के साथ साथ जो है पर्सनल इनकम क्या होता है, तो इसको अगर हम समझते हैं तो पर्सनल इनकम क्या है। पर्सनल इनकम क्या है कि ये जितना भी इनकम होता है, फैक्टर ऑफ इनकम एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के पास जाता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ सम ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम एक्चुअली रिसीव बाई द हाउस होल्ड इंक्लूडिंग करेंट ट्रांसफ़र। तो करेंट ट्रांसफ़र इन द सेंस कि जो भी अर्न इनकम है,
एक व्यक्ति का जो भी अगर सैलरी है, वेजेस है, तो उसका वो अर्न इनकम हो गया। गवर्नमेंट के द्वारा जो है कुछ सब्सिडी, पेंशन, जो कि उसका अनअर्न्ड इनकम होता है, मतलब उसने उसके लिए मेहनत नहीं किया, कोई सर्विस नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसको जो है इनकम के रूप में मिल गया, अनअर्न्ड के रूप में। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद हमको मिलता है किसी एक हाउस होल्ड्स का पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम को और दूसरे तरीके से समझा जाए नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव में, मान लीजिए कि नेशनल इनकम हमारा जो है 100 रुपये, तो क्या 100 रुपये हमारा पर्सनल इनकम हो सकता है? डेफिनेटली नहीं होगा। तो जो 100 रुपये हमारा नेशनल इनकम है, उसमें से हमको क्या क्या चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहला कि अगर 100 रुपये हमारा नेशनल इनकम है, तो उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब कोई कंपनी है, सपोज दैट यहाँ पे तीन पार्टी है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, एक कोई इंडिविजुअल, एक कोई प्लांट है, मान लीजिए टाटा स्टील है, और गवर्नमेंट है। ये तीन चीज़ें मिल करके जो है हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था है संभाल रहे हैं। अब टाटा स्टील ने जो है 100 रुपये का जो है इनकम जनरेट किया, एग्रीगेट जनरेट किया, ठीक है, 100 रुपये का। अब ये ही नेशनल इनकम है। अब इस नेशनल इनकम में से जो है टाटा स्टील का जो है 100 रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो हो सकता है कि वो 80 रुपये ही डिस्ट्रीब्यूट करे, 20 रुपये अपने पास रख ले। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 20 रुपये है, वो नेशनल इनकम में से पहले माइनस हो जाएगा। फिर दूसरा क्या माइनस होगा? नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड। अब मान लीजिए कि एक हाउस होल्ड के पास XYZ अमाउंट आया, और उसने उसमें से कुछ जो है पैसा लोन लेकर के कुछ अपना कार्य कर लिया, तो लोन के अगेंस्ट में जो है इंटरेस्ट अगर वो दे रहा है, तो इंटरेस्ट क्या होगा? उसके पर्सनल इनकम में से माइनस हो जाएगा, मतलब नेशनल इनकम में से माइनस हो जाएगा, पर्सनल इनकम में काउंट उसके नहीं होगा। तो नेट इंटरेस्ट जो है किसी व्यक्ति, किसी हाउस होल्ड्स के द्वारा अगर पेमेंट किया जाता है, तो वो जो है अपने नेशनल इनकम में से माइनस किया जाएगा। फिर कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ पर जो है नेशनल इनकम के रूप में जो है टाटा स्टील ने 100 रुपये जो जनरेट किया, उसके अगेंस्ट में कॉर्पोरेट टैक्स दिया गया। तो पर्सनल इनकम को काउंट करने के समय नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स को भी माइनस कर लिया जाता है। ये तीन चीज़ें, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया गया हाउस होल्ड के द्वारा, और कॉर्पोरेट टैक्स को जो है नेशनल इनकम में से माइनस करने के बाद जो बचा अमाउंट है, उसमें जो है प्लस क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह जो लिया है, उसके अगेंस्ट में जो है कुछ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को एज ए सब्सिडी कुछ ना कुछ जो है ट्रांसफ़र किया जाता है हाउस होल्ड को, उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमको मिलता है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम क्या है कि नेशनल इनकम में से जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करने के बाद फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडीज़ वगैरह जो है ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, तो हमको पर्सनल इनकम मिलता है। दूसरी बात कि अगर नेशनल इनकम में से जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेशन को माइनस करते हैं, फिर नेट इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन, इसको भी माइनस करते हैं। फिर क्या है कि वेज एक्रूअल लेस डिसबर्समेंट, इसको जो है डिसबर्समेंट के समय जो है वेज वगैरह अगर एक्रूअल होता है, तो उसको माइनस करते हैं। ये माइनस करने के बाद जो है ट्रांसफ़र पेमेंट और पर्सनल इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम जो है, ये सब चीज़ों को जो है ये अगर हम ऐड कर लेते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब जो है कि अगर व्यक्ति ने किसी को मतलब पैसा दिया है, उससे अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको ऐड करना, ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड करना और डिविडेंड इनकम को ऐड करना, और बाकी चीज़ों को माइनस करने के बाद हमको पर्सनल इनकम मिलता है। तो ये दो टाइप का जो है हमके पास जो है वेरिएशन आया पर्सनल इनकम। डिफरेंस अगर क्रिएट करें हम पर्सनल इनकम में और नेशनल इनकम में, तो पर्सनल इनकम क्या होता है? इसमें जो भी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी इनकम रिसीव करता है, उसमें जो है हम उसको पर्सनल इनकम में काउंट करते हैं। मतलब पर्सनल इनकम इज इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सो इट इज़ कंसेप्ट रिलेटेड टू रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ द इनकम। जो इनकम रिसीव करता है एक हाउस होल्ड जो है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है कि ये इनकम जनरेटेड, मतलब कोई फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो उसके द्वारा जो इनकम जनरेट किया जाता है, किसके द्वारा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो इनकम जनरेट किया जाता है, उसको नेशनल इनकम बोलेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इनकम जनरेट करता है, उसके अगेंस्ट में जो इनकम रिसीव करता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम। इनकम रिसीव, पर्सनल इनकम, इनकम जनरेटेड, नेशनल इनकम। तो इसके अंतर्गत जो है नेशनल इनकम के अंतर्गत इट इज ए कंसेप्ट रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ द इनकम। तो इनकम जनरेशन को हम बोलेंगे नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम के अंतर्गत जो है फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र रिसिप्ट, ये दोनों इंक्लूड किया जाता है। फैक्टर इनकम जो मान लीजिए कोई गुड्स और सर्विस दिया, उसके अगेंस्ट में उसको सैलरी मिला, वेजेस मिला, वो तो फैक्टर इनकम हो ही गया। प्लस जो है गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज़ वगैरह भी जो दी जाती है, उसको जो है रिसिप्ट मिलता है, उसको भी पर्सनल इनकम में काउंट करता है। नेशनल इनकम में क्या है? ट्रांसफ़र रिसिप्ट जो है और पेमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो सबसे मतलब जो है गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र वगैरह किया जाता है, उसको जो है नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगर काउंट किया जाएगा तो वो क्या है? डबल काउंटिंग हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट और नेशनल डेप्ट इज़ इंक्लूडेड इन द पर्सनल इनकम। जो नेशनल डेप्ट के रूप में जो है इंटरेस्ट अगर है, तो उसको जो है इंक्लूड किया जाता है पर्सनल इनकम में। फिर नेशनल डेप्ट के रूप में जो है अगर कोई इंटरेस्ट है, तो उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है कंपनियों का और कॉर्पोरेट टैक्स को, उसको जो है पर्सनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, जैसा कि हमने समझा था। लेकिन यहाँ पर नेशनल इनकम में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट
जो कंपनी की होती है और साथ साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। तो ये हुआ बेसिक डिफरेंस जो है पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम के बीच में।